मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां, मोलरता जिसको ग्राम अणुकता भी कहते हैं, मोललता, नार्मलता, मूल प्रभाग जिसको अणु भिन्नांक या मूल अंश भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ा। आज हम विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली जो अन्य इकाइयां हैं, फार्मलता, पीपीएम सांद्रता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम फार्मलता के बारे में अध्ययन करेंगे। फार्मलता क्या है? फार्मलता में बताया है किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए किसी विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फार्मलता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फार्मलता कहलाती है। इसको सूत्र रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। फार्मलता को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मलता बराबर से विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। अब यहाँ विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या के जगह पर हम विलय के का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान रख सकते हैं। तो फार्मलता बराबर क्या जाएगा? फार्मलता बराबर से विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान, विलय का सूत्र द्रव्यमान। ये हमने विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या की जगह रख दिया और नीचे विलयन का लीटर में आयतन आ जाएगा। विलयन का लीटर में आयतन। इसको हम संकेत रूप में भी लिख सकते हैं। फार्मलता को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। विलय का ग्राम में द्रव्यमान W1 हो गया। विलय के सूत्र द्रव्यमान को हम FM रख दे रहे हैं और विलयन का लीटर में आयतन भी हो गया। एक उदाहरण के तौर पर हम लें, जैसे मान लीजिए 5.85 ग्राम NaCl यानी 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है। तो विलयन की फार्मलता हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम देखें तो जो विलय है वो NaCl है। NaCl का ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया है आपको? ये W1 हो गया आपका 5.85 ग्राम। ठीक है। NaCl का यदि हम सूत्र द्रव्यमान निकालें
तो वो 58.5 आ जाएगा, यानी FM बराबर क्या जाएगा आपका 58.5 आ जाएगा। ठीक है, सोडियम का 35.5 और सॉरी सोडियम का हो गया 23 और क्लोरीन का हो गया 35.5। इनको जोड़ेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान 58.5 जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमको विलयन का लीटर में आयतन V बराबर से दिया है कितना 200 ml। ठीक है, विलयन को ये मिलीलीटर में दिया है तो हम लीटर में बदलने के लिए उसको 1000 से भाग दे देंगे, तो कुल मिला के वो क्या जाएगा आपका 200/1000, ये जाएगा आपका लीटर में। ठीक है, अब हम यहाँ सूत्र का उपयोग कर लेंगे, तो विलयन की जो फार्मलता है वो क्या जाएगी, विलयन की फार्मलता F बराबर से W1/FM गुणित मान लो V आ गया, यहाँ मान रख देंगे। तो विलयन की फार्मलता है बराबर से विलय का ग्राम में द्रव्यमान यानी सोडियम क्लोराइड का ग्राम में द्रव्यमान 5.85 दिया है, और इसका सूत्र द्रव्यमान आ गया आपका 58.5, और नीचे जो विलयन का लीटर में आयतन हो गया आपका 200/1000। ठीक है, 1000 को आप भावित का गुणित करके ऊपर लिख दो, बराबर से क्या जाएगा आपका 5.85 गुणित 1000/58.5 और बटे 200 जाएगा। इसको आप 200 में से 200 में काट दो, इनका हम दशमलव हटा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 585, नीचे का दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, और नीचे का जब दशमलव ऊपर का जब दशमलव हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या बच रहा है आपका 2 बच रहा है। तो ये 585 से 585 एक बार कट जाएगा, ये 100 से 100 और आपका कट गया। ठीक है, और 10 में 2 का गुणा हो जाएगा तो F बराबर क्या जाएगा आपका 1/10 दूनी 20 आ जाएगा। यानी फार्मलता में जो व्यक्त सांद्रता है विलयन की उसको हम क्या लिख देंगे, फार्मलता में व्यक्त सांद्रता बराबर से जाएगा आपका 1/20F। तो इस प्रकार से हम किसी विलयन की फार्मलता की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाई अगली है ppm सांद्रता, या जिसको हम क्या देते हैं पार्ट्स ऑफ पर मिलियन। ठीक है ना, ppm सांद्रता, ppm सांद्रता, ppm सांद्रता। तो ppm सांद्रता में क्या बताया गया है कि किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में, किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में विलय का ग्राम में द्रव्यमान को हम उस विलयन की ppm सांद्रता कह देते हैं। सूत्र रूप में यदि इसको प्रदर्शित करें तो हम कैसे करेंगे, ppm सांद्रता बराबर से हो जाएगा विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलय का ग्राम में द्रव्यमान और बटे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, और इसमें हम क्या कर देंगे 10⁶ से गुणा कर देंगे, है ना, मिलियन में आ जाएगा आपको। तो किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में विलय के ग्राम में द्रव्यमान को हम उस विलयन की ppm सांद्रता कह देते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे हम लें कि 1000 ग्राम विलयन में
100 मिलीग्राम सोडियम कार्बोनेट घोला गया है, तो उस विलयन की जो ppm सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, 1000 ग्राम विलयन में। उदाहरण के तौर पर हम 1000 ग्राम विलयन में 1000 ग्राम विलयन में 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 घुला है, तो विलयन की ppm सांद्रता, ठीक है। 1000 ग्राम विलयन को, विलयन का ग्राम में द्रव्यमान यहाँ पर आप क्या क्या दिया है, 1000 ग्राम दिया है। विलय का ग्राम में द्रव्यमान यहाँ पर 100 मिलीग्राम दिया है, तो उसको ग्राम में बदल देंगे हम, ठीक है। 10 पे 10 की घात ऋण 3 का या 1000 से भाग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सूत्र लगा देंगे हम, तो ppm सांद्रता क्या जाएगा आपका, ppm सांद्रता बराबर से विलय का ग्राम में द्रव्यमान। विलय का ग्राम में द्रव्यमान यहाँ पे आपको 100 मिलीग्राम दिया है, तो उसको हम ग्राम में बदल देंगे, यानी 1000 से वो भाग हो जाएगा। बट ये विलयन का ग्राम में द्रव्यमान तो यहाँ पर 1000 दिया है, और 10 की घात में हम 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको हल करोगे तो एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगा आपका। यहाँ पर ये 10 की घात ऋण 3 है और ये 10 की घात 6 है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ऊपर 10 की घात ऋण 3 धन 6 और बटे क्या जाएगा आपका 10। 10 की घात ऋण यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 10। 10 की घात 3 मतलब हो गया आपका 1000। 1000 में हम 10 का भाग देंगे तो कुल मिला के 100 हो जाएगा। तो उस विलयन की ppm सांद्रता कितनी जाएगी आपकी, 100 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली जो इकाई है उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर जो मोलरता है और जो मोललता है विलयन की, इनमें अंतर होता है। विलयन की मोलरता में हमने क्या पढ़ा कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक है ना। और उसको हम कैपिटल M से दर्शा देते हैं। और मोललता क्या है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोललता कह देते हैं, ठीक है ना। अब जो मोलरता है उसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर, और जो मोललता है उसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम या ग्राम। मोल प्रति किलोग्राम या मोल प्रति ग्राम, ये उसकी इकाई होती है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, आपने चार्ल्स का नियम पढ़ा होगा कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है परम ताप के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती क्या होता है आपका, V समानुपाती होता है कैपिटल T। इसका मतलब ये है कि आप ताप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आयतन भी बढ़ते जाएगा। और आपने मोलरता का जो सूत्र देखा है उसमें आपने क्या देखा है, कैपिटल M इज इक्वल टू W1 मतलब विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार M1 और विलयन का आयतन। तो विलयन के जो आयतन है मोललता उसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि यदि ताप को आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी, ठीक है ना। तो मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है और मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। मोललता पर ताप का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि मोललता के सूत्र में हमने स्मॉल m बराबर से क्या देखा है आपका, विलय का ग्राम में द्रव्यमान और बटे हो जाएगा आपका क्या, विलय का अणुभार और गुणित विलायक का ग्राम में द्रव्यमान मतलब W2। अब जो विलायक का द्रव्यमान है
वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ताप का जो है मोलरता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों के सूत्र ही हो जाएंगे। मोलरता बराबर से होता है आपका क्या, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणित विलयन का लीटर में आयतन। तो मोलरता में क्या होता है, मोलरता बराबर से होता है विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणित विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुणित 1000। तो इस सूत्र की सहायता से हम विलयन की मोलरता की गणना कर लेते हैं और इस सूत्र की सहायता से विलयन की मोलरता की गणना कर लेते हैं। तो आज हमने किसी विलयन के जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने वाली सारी इकाइयों को समझा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए परसाई कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें।